हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एनके जोशी सर स्वागत करता हूं आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, क्लास 9 सोशल साइंस की जो जियोग्राफी के जो टेक्स्ट बुक है हमारा, उसमें से मैंने ये चैप्टर नंबर 3 आपके सामने आज प्रेजेंट करूंगा इस वीडियो में। इसका नाम है डायनेमिक एटमॉस्फेयर एंड चेंजिंग क्लाइमेट। यहाँ हम लोग एटमॉस्फेयर जो है हमेशा डायनेमिक रहता है, स्टेबिलिटी इसमें नहीं रहती है। क्यों, इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से इसमें इंफॉर्मेशन मिल सके। सो स्टार्ट हम लोग करते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग लेयर में है ना। ये जो है वो अलग अलग एयर का होता है दैट सस्टेन लाइफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, जिसमें हमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलती है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। इट आल्सो ब्लॉक हार्मफुल सोलर रेडिएशंस। ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये ना केवल हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बल्कि बहुत सारे जो सोलर रेडिएशन से जो हार्म निकलते हैं या फिर जो डेंजर जो होता है उसको भी ब्लॉक करता है, जैसे कि यूवी रेज। अब यूवी रेज के बारे में आपको पता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, तो ये भी सोलर रेडिएशन से आप बाहर आते हैं। तो इससे भी ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर ये एक तरह से शील्ड की तरह काम करता है, मतलब प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। ये हमें पता होना चाहिए। एंड आल्सो इट रेगुलेट टेम्परेचर टू प्रिवेंट एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। कभी कभी आपको पता है कि भाई ये जो हमारा अर्थ है, या हम लोग रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग सकती है या बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है। तो इन सब से कौन बचाता है हमें? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंस कि भाई एटमॉस्फेयर क्या क्या कर सकता है। देखो, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा लेयर होता है, मतलब एयर का। ठीक है, हम लोग सारे लेयर के बारे में बात करेंगे और ये लाइफ को सस्टेन करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग सब सर्वाइव कर सकते हैं। ये हमें ना केवल ऑक्सीजन देता है बल्कि बहुत सारे सोलर रेडिएशन से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस से और उनके रेडिएशन से, रिएक्शन से हमारे रक्षा करता है, इनको ब्लॉक करके। ठीक है, और साथ ही साथ ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ज़्यादा तापमान को बढ़ने नहीं देता है और बहुत ज़्यादा कम तापमान को भी ये रोक देता है, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो एटमॉस्फेयर का इतना वैल्यू है। इसके बाद में climate that represent long term average weather patterns. Together the atmosphere and climate drive critical weather phenomena, like you can see the rainfall or storms directly impacting agriculture, water resources and daily human activity. अब ये जो एटमॉस्फेयर है जिसके बारे में हमने इतना महिमा मंडन किया है, इतना इसका इम्पोर्टेंस हम आपको बताया है, तो ये जुड़ जाता है हमारे इससे, किससे? क्लाइमेट से। तो एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट ये दोनों क्या करते हैं एक्चुअली में। यहाँ पे अगर क्लाइमेट की बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर पैटर्न होता है, यानी कि लंबे टाइम का, जैसे कि 30 ईयर्स का भाई कैसा मौसम रहा है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो वेदर क्या होता है, डे टू डे जो भी हमारी वेदरिंग सिचुएशन होती है, जैसे कि आज वेदर जो है ना कोल्ड है, हॉट है या सनी है, उसके अकॉर्डिंग हम वेदर बोलते हैं। और क्लाइमेट जो है ना लॉन्ग टर्म का एक वेरिएशन होता है। तो यहाँ आपका क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर ये दोनों मिलके बहुत सारी चीज़ों को, यानी कि वेदर फिनोमेना की जो सिचुएशन है उसको क्रिएट करता है, जैसे कि बारिश होना, आपके तूफान होना, स्टॉर्म यानी तूफान, ये सारा। और इनकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर बारिश कम हुई तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। तो ये ना केवल इसको बल्कि वाटर रिसोर्सेज को, हमारे डेली ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग और बात करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट द अंडरस्टैंडिंग atmosphere's composition and the factor that influence climate is essential for all of us for managing our relationship with the environment and to ensure our survival. इसलिए एटमॉस्फेयर का और क्लाइमेट का स्टडी करना इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है फॉर मैनेजिंग आवर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट एंड ensuring आवर सर्वाइवल। तो हमारे रहने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के साथ में जो भी रिलेशन है, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए एटमॉस्फेयर की स्टडी बहुत ज़रूरी हमारे लिए हो जाती है। ये अब तक आपको समझना चाहिए। नाउ अब हम लोग यहाँ बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ जो अर्थ आपको दिखाई दे रही है और बहुत सारे यहाँ पे आपको लेयर जो दिखाई दे रहे हैं, ट्रोपोस्फियर
और उसके बाद में ये ओजोन लेयर है इसके पास में, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये क्या है? स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन। यहाँ डिटेल में बात करते हैं क्या है ये। सबसे पहली बात, द एटमॉस्फेयर इज अ मैसिव ब्लैंकेट। एक ब्लैंकेट की तरह दिखता है जिसमें बहुत सारी गैसेज होती है, दैट हेल्ड टू द अर्थ बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी से ये एकदम कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, एंड आल्सो एक्सटेंडिंग हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स इनटू स्पेस। ये जो अर्थ है, यहाँ से हम लोग स्पेस की तरफ यानी ब्रह्मांड की तरफ, यूनिवर्स तक जाएंगे, हंड्रेड ऑफ किलोमीटर इतना दूर। ये सारा जो लेयर है ना, ये एक ब्लैंकेट की तरह क्या है, बिछा हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। और ये इसमें ये जो फैलाव है और एक जो कनेक्टिविटी है, ये ग्रेविटी की वजह से अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे कि पहला एक लेयर आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ नंबर, इस तरह से ये जो है ना, हमेशा ये जो लेयर है वो कनेक्टेड रहती है ग्रेविटी की वजह से। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ये एक जैसा नहीं है, एंड आल्सो डिवाइडेड इंटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स। अलग अलग 5 उसमें लेयर होती है जो अभी हमने बात किया। जैसे कि अभी बात कर लेता हूँ मैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर जिसे आइनोस्फियर भी कहते हैं, और लास्ट में आता है एक्सोस्फियर। तो ये 5 लेयर में डिवाइडेड होता है। यहाँ डिटेल में हम लोग हर एक लेयर की बात करते हैं। पहला आता है हमारा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या होता है, इसका डायमेंशन और नेम देख लेते हैं। ट्रोपोस्फियर जो है वो एक्सटेंड होता है लगभग 8 किलोमीटर हमारे पोल के पास में और 18 किलोमीटर हमारे इक्वेटर के पास में, ठीक है। और इट्स नेम comes from tropo, जिसका मतलब होता है मिक्सिंग, which refers to the continuous movement of the gases। अलग अलग गैसेज इसमें मूव करती रहती है। मतलब ट्रोपोस्फियर पहले लेयर है जिसे हम क्या बोलते हैं, सौप मंडल, हिंदी में बोलते हैं क्या, सौप मंडल, ठीक है। अब सौप मंडल वो लेयर है जो पहले ही अर्थ की फर्स्ट क्लोजेस्ट लेयर है, और यहाँ अलग अलग डायमेंशन है इसका। क्या है कि जब हम लोग इक्वेटर की बात करें, जो बीच में होता है इक्वेटर, और पोल जो है अर्थ के हमारा क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ होगा नॉर्थ पोल और नीचे होगा साउथ पोल, ठीक है ना। ये जैसे अगर मैं बनाऊंगा तो भाई ये क्या है, ये जो ग्रीन मैं कर रहा हूँ ये क्या है, नॉर्थ पोल, और यहाँ है हमारा साउथ पोल, ठीक है ना, आपको ये पता है। और ये बीच में क्या है, इक्वेटर। तो इक्वेटर के पास में अगर बात करें ना तो 18 किलोमीटर होता है ये, ठीक है। नियर द इक्वेटर 18 किलोमीटर, इतना दूर अगर जाओगे तो ट्रोपोस्फियर लेयर आप पाओगे। और हमारे ये जो है हमारे पोल, वहाँ कितना, 8 किलोमीटर, ये लिखा है सामने, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और फिर आगे देखते हैं कि इसमें ट्रोपो का मतलब हो गया है मिक्स करना। ये बहुत सारे गैसेस को और बहुत सारी वेदरिंग सिचुएशन को मिक्स करता है, ठीक है ना। और ये कंटिन्यूस मूव करता है गैसेस को, ये हमें पता होना चाहिए। और इसका कंपोजिशन, इसमें क्या क्या है ये जानना है हमें। तो यहाँ ध्यान रखो कि लगभग 75% जो एटमॉस्फेयर की सभी जो मास होता है, मास गैसेज होता है, जिसमें असेंशियल गैसेज हैं, वो आपके इसमें होते हैं। जैसे कि वाटर वेपर हुआ आपका, और ग्रीन हाउस गैसेज, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और लगभग 75% जो गैसेज अवेलेबल है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के मास में, वो आपके कहाँ मिलेगा, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में मिलेगा, स्पेशली आपके वाटर वेपर एंड ग्रीन हाउस गैस, ये आपके अवेलेबल कहाँ होगी, ट्रोपोस्फियर में। ये आपको समझ में आया। और इसके अलावा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है, वेदर और लाइफ से रिलेटेड क्या है, ऑल द वेदर फिनोमेना, जैसे कि प्रेसिपिटेशन हुआ आपका, लाइटनिंग हुआ, स्टॉर्म्स हुआ, ये सारे के सारे इसी ट्रोपोस्फियर में होते हैं, क्योंकि इसमें लाइफ अलग अलग फॉर्म होती हैं। इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल लेयर ऑफ द सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। साथ ही साथ यहाँ का टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर बात करें, विद इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज एज अल्टीट्यूड इंक्रीज। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान क्या होगा, घटेगा। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटेगा, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। कैसा, 165 मीटर आप ऊपर गए हो, 1 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, है ना। टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड की ओर, ऊपर की ओर जाओगे। इंपॉर्टेंस क्या है इस लेयर का, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि द ट्रोपोस्फियर इज वाइटल बिकॉज इट सपोर्ट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, and also regulate the climate and control the earth's weather pattern। ट्रोपोस्फियर का इंपॉर्टेंस ये है कि स्पेशली ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, सपोर्ट करता है। नॉन लिविंग को भी करता है, बट ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम फोकस करते हैं। तो ये इसको क्या करेगा,
सपोर्ट करता है, एज वेल एज रेगुलेट करता है हमारे क्लाइमेट को। जैसे हमने बोला हीट और कोल्ड, इसको रेगुलेशन करने में ट्रोपोस्फियर का बहुत बड़ा वाइटल यूज होता है, रोल होता है। साथ ही साथ में वेदर का जो पैटर्न है उसको भी कंट्रोल करता है ट्रोपोस्फियर में। दूसरा जो लेयर आता है बच्चों हमारा वो है इसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फियर के बारे में अगर बात करें तो ये हमारी सेकेंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, एंड लोकेटेड डायरेक्टली अबव द ट्रोपोस्फियर एंड आल्सो एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से जैसे 50 किलोमीटर ऊपर जाओगे आप तो आपको ये मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर, और बाउंड्री सेपरेटिंग इट फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर, जो आपके ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर इसके बीच में जो सेपरेशन हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ट्रोपोपॉज, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिविजन्स हो रहा है उसमें भी एक लाइन होगी, और ये लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रोपोपॉज, ठीक है। यहाँ पे ट्रोपोस्फियर पॉज हो जाता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें सो इट्स नेम स्ट्रेटो मीन्स लेयर रेफरिंग टू इट्स डिस्टिंक्ट कोल्ड लोअर सेक्शन। छोटे से हमारे लोअर सेक्शन के बारे में, वार्मर अपर सेक्शन है ना। अब वो जो ऊपर वाला सेक्शन क्या है, गर्म है, और निचला हिस्सा उसका ठंडा है। स्ट्रेटोस्फियर के बारे में ये स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। टेम्परेचर की अगर बात करें सो अनलाइक द ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर इन दिस लेयर इंक्रीजेज एज अल्टीट्यूड राइजेस। जैसे जैसे तापमान जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा, मतलब ऊंचाई की तरफ आप जाओगे ना, यह तापमान भी बढ़ता रहेगा। जैसे कि हमने ट्रोपोस्फियर में कहा, क्या बोला था कि भाई गर्मियों में हम लोग हिल स्टेशन चले जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, है ना, ऐसे, क्योंकि वो हमारे अर्थ के पहली लेयर है। तो गर्मियों में हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ कम होता है ना, अल्टीट्यूड के साथ में तापमान घट जाता है। जबकि स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है कि ऊंचाई के ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रेटोस्फियर में थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कंडीशन की अगर बात करें सो द लेयर कंटेन्स वेरी लिटिल मॉइस्चर और डस्ट and experience minimal air turbulence, making it the ideal environment for flying the airplane। अब यहाँ पे डस्ट फ्री होता है, मॉइस्चर फ्री होता है, तो इस वजह से मतलब क्या होता है कि ये एयरप्लेन के लिए फ्लाइंग के लिए अच्छा होता है, ठीक है। ये वाला लेयर, ये वाला पूरा जगह। ओजोन लेयर की अगर बात करें, इसी से कनेक्टेड जो है, द स्ट्रेटोस्फियर हाउस द ओजोन लेयर विच इज़ क्रिटिकल फॉर अब्सॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, जो मैंने पहले ही कहा आपको, इस रेडिएशन को जो सन से आता है। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर भी होती है जो यूवी रेंज से हमारी मदद करती है प्रोटेक्शन में, ये ध्यान में रखना है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेस होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, रेडिएशन प्रोटेक्शन, ये जो हमने अभी बोला, वर्क्स और सर्व एज ए शील्ड, सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं हमारे लाइफ को मेंटेन करने में। हमारे अर्थ के ऊपर ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, बहुत सारे हार्मफुल जो सोलर रेडिएशंस होते हैं, जैसे कि एक है यूवी रेज, उसको बचाने में ये एक इम्पोर्टेंस ये हुआ। इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन में भी बहुत ज़्यादा इसका रोल प्ले होता है। बाय ब्लॉकिंग एक्सेसिव रेडिएशंस इट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, क्रॉप्स, मरीन इकोसिस्टम लाइक प्लैंकटन विच आर वाइटल फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड ग्लोबल फूड चेन। ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारी जो लेयर है बच्चों, जो सेंटर में है यानी कि बीच में है, यहाँ ट्रोपोस्फियर के बाद में हम बात कर चुके हैं स्ट्रेटोस्फियर की। यहाँ जो लाइन मैंने बीच में कहा बच्चों, जो सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फियर को और ट्रोपोस्फियर को, क्या कहते हैं, अब तक थोड़ा आप बताइए। ये है ट्रोपोपॉज, है ना। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये जो है ट्रोपोस्फियर, यहाँ टेम्परेचर ऊंचाई के साथ में घटता है, जबकि यहाँ ऊंचाई के साथ में बढ़ता है, और यहाँ जो फ्लाइंग जो है वो कर सकता है स्ट्रेटोस्फियर में। एक अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे हमारा एक ओजोन लेयर होता है, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग मेसोस्फीयर में। अब यहाँ आप ये जो देख रहे हो ये क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। द मेसोस्फीयर जो कि हमारी एक मिडिल लेयर है is the third layer of the atmosphere. It is located directly above the stratosphere. ये stratosphere के ऊपर ही है, extending to an altitude of approximately 80 किलोमीटर from Earth surface. Earth के surface से कितना 80 किलोमीटर, वो कितना stratosphere 50, और ये आपका पोल के पास में अलग है ना, पोल के पास में 8 और इक्वेटर के पास में 18। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए बच्चों। और नेक्स्ट बात अगर बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मेन बातें, तो मिडिल लेयर होती है ये, है ना, दोनों के बीच में है, 5 लेयर में से ये सेंटर वाली है, ठीक है। मेजो का मतलब ही मिडिल हो गया,
क्योंकि ये 2 लेयर के बीच में होती हैं, ठीक है। फिर बाउंड्रीज की अगर बात करें, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड द मेसोस्फीयर इज आल्सो नोन एज स्ट्रेटोपोज। अब यहाँ पे ये ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है, बीच में स्टॉपेज हो रहा है, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, है ना, ट्रोपोपोज, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में जो एक हमारा स्टॉपेज हो रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज, है ना। तो ये एक तरह से वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता है कि भाई अब जो है मेसोस्फीयर स्टार्ट हो चुका है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर? तो ये जानो बच्चों, अर्थ का ये एक शील्ड है, मतलब अर्थ का ये एक सुरक्षा कवच है। दिस लेयर प्रोटेक्ट द प्लैनेट्स सरफेस बाय डिस्ट्रॉइंग इनकमिंग मेटेरियल्स बिफोर दे कैन रीच द ग्राउंड। ये जो आपको मैंने अभी कहा, ये मेटेरियल्स है, ये हमारे वहाँ ये जो स्पेस से बहुत सारे उल्का पिंड जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पे गिरते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे अर्थ के यहाँ पे रोटेशन रेवोल्यूशन होते हैं, तो बहुत सारे प्लेनेट भी ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेटेरियल्स भी होते हैं, सेलेशियल बॉडीज़ के बारे में आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो है ना अर्थ के मतलब ऊपर आते होंगे, तो ये मेसोस्फीयर क्या करता है, यहाँ इनको भस्म कर देता है। जो जलते हुए अंगारे आ रहे हैं, उल्का पिंड आ रहे हैं ना, तो वो वहाँ पे भस्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जो अर्थ के ऊपर नहीं पहुँच पाते हैं, ठंडे हो सकते हैं। थर्मल रेगुलेशन का भी काम ये करता है। इट प्लेज अ रोल इन द अर्थ्स एनर्जी बैलेंस बाय अब्सॉर्बिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट फ्रॉम द लेयर्स बोथ अबव एंड बिलो। ऊपर और नीचे से जो भी हीट रिलीज हो रही है उसको अब्सॉर्ब करके रीडिस्ट्रीब्यूट करके ये क्या करता है, थर्मल रेगुलेशन का भी काम करता है। इतना इंपॉर्टेंट हमारा ये मेसोस्फीयर है। इंटरेक्शन जो बाद में अगर हम बात करें इसकी, सो व्हेन मेटेरियल्स एंटर दिस लेयर दे बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन विद द गैस पार्टिकल्स, है ना। ये आपको अब मैं बता रहा हूँ। तो ये कैसे होता है बच्चों, जैसे मेटेरियल्स यहाँ इस लेयर में एंटर होता है ना, तो वो बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, यानी इनका वहाँ बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन का मतलब एक तरह से टकराना, ठीक है, विद द गैस पार्टिकल से टकराते हैं। दीज ऑफन सीन फ्रॉम अर्थ एज शूटिंग स्टार्स थ्रू दे आर नॉट एक्चुअली स्टार्स। ऐसा फिर चलता है कि भाई देखो वो टूटता हुआ तारा जा रहा है, वो देखो अब विश मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो ऐसे हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, हम बचपन में या अभी भी आप लोग करते होंगे कि भाई वो देखो टूटता हुआ तारा, अब हमारी विश पूरी होगी। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों, ये इसी से रिलेटेड होती है। मेसोस्फीयर के बारे में आप बात करते होते हो जब ये बात करते हो, है ना। आयनोस्फीयर जो इसी का एक पार्ट है, थर्मोस्फीयर के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारी लेयर है, आयनोस्फीयर आल्सो रेफर टू एज द थर्मोस्फीयर एक्सटेंड टू द altitude of approximately 450 km from the surface of the earth. The name ionosphere is derived from the process where solar radiation convert gas atoms into ions. सोलर जो रेडिएशन होता है वो गैस एटम्स को किस में, आयन में कन्वर्ट करता है। ऐसी जो प्रोसेस होते हैं ना उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर, है ना। आयंस का मतलब एक तरह से ये जो सोलर रेडिएशन होता है उसी का एक प्रोसेस का रिजल्ट है, ठीक है। और इसकी क्या खूब अच्छी बातें हैं, थर्मल एक्सट्रीम्स, इट इज़ द हॉटेस्ट लेयर। जो थर्मोस्फीयर होता है बहुत ही सबसे ज़्यादा गर्म लेयर है ये एटमॉस्फेयर की। इसका जो टेम्परेचर है राइजिंग एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तापमान बढ़ता रहेगा, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आयनाइजेशन, सोलर रेडिएशंस इन दिस लेयर कॉजेज द आयनाइजेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स विच इज़ क्रिटिकल फॉर इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। कम्युनिकेशन हब भी है ये थर्मोस्फीयर। दिस लेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स मेकिंग इट एसेंशियल फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रेडियो ट्रांसमिशन। ये जो लेयर है हमारी कौन सी, थर्मोस्फीयर, जिसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं। इसमें एक अच्छी बात ये है, भले ये हॉटेस्ट लेयर है लेकिन बहुत सारे जो रेडियो वेव्स है ना वो रिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब कि यहाँ हम लोग अर्थ के ऊपर है, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, अर्थ के ऊपर। अब यहाँ से आप यहाँ दूसरी मतलब आप भी अर्थ के ऊपर ही हो, यहाँ हो आप, यहाँ से मुझे आप टेलीफोन कर रहे हो मेरे नंबर पे 962451
जो भी नंबर है मेरा यहाँ, और मेरे पास में घंटी बज रही है, ठीक है, या फिर आप रेडियो से यहाँ से मुझे दूसरे रेडियो में सुनाई दे रहा है, तो ये क्या करता है कि वहाँ पे जो सैटेलाइट्स होते हैं और वहाँ जो रेडियो एक्टिव वेव्स होते हैं उन्हें वापस रिफ्लेक्ट करता है, और उसी वजह से रेडियो जो चलता है हमारे घरों में, टीवी जो चलती है, और कम्युनिकेशन के जो मीन्स आपके ऑपरेट होते हैं ना, वो इसी लेयर की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स को ये रिफ्लेक्ट करता है अर्थ के ऊपर, वापस रिवर्स भेज देते हैं, इसलिए बहुत सारी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस यहाँ पे एक्टिव रहती है। रेडियो ट्रांसमिशन का भी काम करने में थर्मोस्फीयर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है ना, ये जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करता है। इट इज़ वाइटल फॉर इनेबलिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बताया, यहाँ मैं बैठा हूँ और यहाँ आप बैठे हो, है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इससे हो सकता है पूरे ग्लोब के ऊपर, कहीं पे भी रहे हो आप। रेडिएशन शील्ड का भी काम करता है। थर्मोस्फीयर सर्व एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट सोलर रेडिएशंस, हेल्पिंग अस सेफगार्डिंग लाइफ ऑन द अर्थ एंड सपोर्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। अब जो लास्ट हमारा आता है वो है एक्सोस्फीयर। ये हमारे अर्थ का एकदम एक्सटीरियर लेयर है। द एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर। ये आपको पता चल गया। अल्टीमेटली मर्ज विद द स्पेस, और ये स्पेस के साथ में क्या करती है? मर्ज हो जाती है। अब इसमें क्या होगा? डस्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ये भी आपके थोड़े बहुत ना के बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम अभी आपको मिले हैं। रिसर्च से पता चला है कि भाई हाइड्रोजन है और हीलियम गैसेस यहाँ अवेलेबल है, ऐसे ट्रेसेस हुए हैं, फाइंड आउट हुआ है। क्या इसका इंपॉर्टेंस है? मैनी कम्युनिकेशन, वेदर, नेविगेशन, सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन द एक्सोस्फीयर इनेबलिंग जीपीएस, जो आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है उसको इनेबलिंग करने का काम एक्सोस्फीयर का होता है। एज वेल एज टेलीविजन, इंटरनेट, वेदर फोरकास्टिंग एक्ट एज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन अर्थ एटमोसफियर एंड आउटर स्पेस। ये इतना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब ये जो बच्चों था वो था हमारा एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब ये हमने यहाँ पे कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या कंपोजिशन है इसका? सो द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस। अलग अलग गैस होती है जिसमें वाटर वेपर कहा मैंने, डस्ट पार्टिकल्स का, और इसके साथ साथ में सस्टेनिंग लाइफ को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और रेगुलेट करता है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को, और साथ ही साथ बहुत सारी प्रोसेस को सपोर्ट करता है जैसे कि रेस्पिरेशन, रेनफॉल, precipitation. Up to an altitude of approximately 90 kilometer, the proportion of these gases remains nearly constant. 90 किलोमीटर अबव बाद में इन गैसों का जो प्रपोर्शन होता है 90 किलोमीटर अबव बराबर रहता है, लेकिन उससे पहले बराबर नहीं होता है। तो यहाँ हमें कितनी गैस कहाँ तक रहती है ये थोड़ा जानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रोजन 78 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये कंपोजिशन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। सो 90 किलोमीटर तक, बाद में ऊपर क्या है? बराबर। और उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, क्या है, कितना है, वो हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन 78% ऑलमोस्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। इट डज नॉट डायरेक्टली सपोर्ट रेस्पिरेशन। नाइट्रोजन रेस्पिरेशन के लिए सपोर्ट नहीं करता है, और ना ही ये बर्निंग में काम आता है, जलने में ये काम नहीं आता है, दोनों में काम नहीं आता है। आपके यहाँ पे पिक्चर से देख सकते हो इसका क्या काम होता है। तीसरी बात, इसकी जो फंक्शन है, इट रेड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो इंटेंसिटी है वो कम करता है ताकि रैपिड कम्यूनिकेशन ना हो। बायोलॉजिकल रोल इसका क्या है? एसेंशियल है हमारे नाइट्रोजन साइकिल के लिए एंड प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्लांट के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है ये। और साथ ही साथ यहाँ आप देखोगे ना एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन एनरिच्ड सॉइल इम्प्रूव्स द क्रॉप यील्ड। अगर आपके पास में अच्छा खासा नाइट्रोजन वाली मिट्टी है तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, मेकिंग इट क्रिटिकल फॉर ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। फूड इनसिक्योरिटी आपके नहीं होगी। ये नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये हमारे लिए सेकेंड मोस्ट अब्यूंडेंट गैस है जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, और साथ ही साथ में ये इनडिस्पेंसेबल है फॉर द रेस्पॉन्सिबल इन ह्यूमन एंड एनिमल, है ना, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। केमिकल इसका रोल अगर बात करें तो इट सपोर्ट्स
कम्बेंशन जो फायर के लिए वगैरह यूज होता है ना, इट आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी इसमें रिक्वायर्ड होती है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ऑक्सीजन आपको पता है कि भाई लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट और सपोर्टिव गैस मानी जाती है, और साथ ही साथ में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें कुकिंग हो या इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो, इसके लिए, है ना। तो ये इसका काम हो गया। फिर थर्ड जो है ना वो है हमारी आर्गन, जो 0.93% में अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके बारे में अगर बात करें तो केमिकली इनएक्टिव या नोबल गैस होती है ये। बायोलॉजिकल जो रोल है इसका, डज नॉट पार्टिसिपेट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल में कोई इसका काम नहीं होता है। इंडस्ट्रियल यूज के बारे में अगर बात करें हम लोग, सो इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं आपके, वेल्डिंग जो होते हैं उसमें काम आता है ये। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इट आल्सो प्रिवेंट अनवांटेड केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि आपके केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उनको रोकने में। एंड आल्सो यूज टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, फूड एंड वाइन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं आपको अवेलेबल करवा देती है। आर्गन का इतना काम होता है कि भाई वाइन को क्या करेगी, वो ऑक्सीडेशन से बचाएगी। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को लॉन्ग टाइम तक, फूड वगैरह पैकेजिंग वगैरह जो होता है ना आपके, उनको भी लॉन्ग टर्म क्या करेगा, ये सर्वाइव करने के लिए रखेगा। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बल्ब में और वेल्डिंग में ये यूज़ होता है कॉमनली। तो ये आर्गन हमारा 0.93% है, 21% ऑक्सीजन हो गया हमारा, और 78 क्या हो गया, नाइट्रोजन। इनके बारे में जो मेजर गैसेज है आपको पता होने चाहिए। फिर हमारा आता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.04% है। अब इसके बारे में बात करें, सो इट इज़ प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर बट रिमेन्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। देखो ये इसकी जो क्वांटिटी है 0.04 है, 0.04% कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक प्रोसेस है जिससे जो हमारे प्लांट्स होते हैं फूड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। टेम्परेचर रेगुलेशन की अगर बात करें इस गैस का, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग हीट थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये कहाँ से मिल सकते हैं, दिस गैस इज नेचुरली रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। मतलब कि जो भी जलते हैं ना ये यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये जो धुआं है ना, इससे भी आपका क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन में जो सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन आया, अब मैं रिलीज कर रहा हूँ, एक्सहेल कर रहा हूँ ना, तो उससे भी आपका क्या होगा, टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो ये उसका दो सोर्सेज है। और इम्पोर्टेंस क्या है, इट सपोर्ट प्लांट लाइफ, हेल्प्स रेगुलेशंस ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर, इट आल्सो डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी ये बन जाता है पानी के साथ मिलके। इन्फ्लुएंस ओशन pH, और उसकी वजह से ओशन का जो pH है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और साथ ही साथ मरीन लाइफ को डिस्टर्ब भी कर सकता है, इम्पेक्ट कर सकता है। इतना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर कंपोनेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि वाटर वेपर के बारे में हमने बात किया, डस्ट पार्टिकल के बारे में बात किया। तो वाटर वेपर के बारे में अगर बात करें तो वेरिएबल प्रेजेंस होते हैं, यानी कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा होगा वाटर वेपर अवेलेबल, कहीं कम होगा। और ये वेदर ड्राइवर होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी और अलग अलग क्लाउड फॉर्मेशन में, रेन को, फोगी मौसम होते हैं, फॉग बनाने में, ड्यू वगैरह, ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे, मतलब जैसे कि आपने सर्दियों में, ज़्यादातर विंटर में आपने देखा होगा कि कोहरा जम गया है ना, तो ये सब वही है, फॉग एंड ड्यू। तो ये बनाने में वाटर वेपर का बहुत बड़ा रोल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हीट जो है अब्सॉर्ब कर लेता है ये, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है वाटर वेपर। इसकी वजह से जो है मॉडरेट आपका क्लाइमेट हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंस क्या है, सेंट्रल टू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल मानी जाती है, एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेदर एंड क्लाइमेट।
वेदर एंड क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हमारे वाटर वेपर का बहुत रोल होता है। डस्ट पार्टिकल के बारे में हम सेकंड जो है हमारा उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपोजिशन की अगर बात करें तो दिस इंक्लूड स्मोक। अब डस्ट पार्टिकल में क्या होगा, स्मोक आपका होगा, पॉलन, सॉल्ट, सॉइल, ये सारे पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे इसके अंश यहाँ होंगे। क्लाउड फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। दिस पार्टिकल एक्ट एज न्यूक्ली का काम करता है दैट हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का कंडेंसेशन कराने में इनका काम होता है। विजुअल इफेक्ट अगर बात करें तो दे स्कैटर लाइट टू कॉज कलरफुल सनसेट्स एंड सनराइजेस। इंपॉर्टेंस क्या है, दे आर नेसेसरी फॉर रेनफॉल, हेल्प ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू एनरिच इकोसिस्टम एंड मरीन लाइफ, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जो तीसरा है हमारा हमारे इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट है वो है ओजोन गैस